ये अध्याय हमारा चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ढेर सारी बातें बताई थी और समझाया था। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं, मैं बोलूंगा इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही चैप्टर है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको इतना ज्यादा तवज्जो दें, इसको हम 6-6, 7-7 लेक्चर तक खींचे। समझना है ना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ये चैप्टर हमारा 2 लेक्चर्स में सफिशिएंटली आराम से तसल्ली से सुनकर समझ में आ जाता है। सो बेटा आज हम इस चैप्टर में खत्म करेंगे और क्या पढ़ेंगे बच्चों, हमारा टॉपिक रह रहा था यहाँ पर क्या, लैंगिक जनन। इसको आज हमें समाप्त करना है और उससे संबंधित लास्ट में क्या आएंगे, क्विज, इसको आपने अटेंड करना है। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय की रूपरेखा जब हम देखते हैं तो हमने जीवन अवधि पढ़ ली है, क्या होती है समझ में आ गया। अलैंगिक जनन के ये सारे प्रकार हमने देख लिए थे, क्या होते हैं समझ में आ गया था। अब बात आ रही है लैंगिक जनन की, कुछ घटनाएं हमें पढ़नी है। लैंगिक जनन जिनमें हो रहा था उनके जीवन की अवधि में 3 अवस्थाएं आ रही थी, ये हमने देख लिया था, है ना। किशोर अवस्था या बाल्य अवस्था, कायिक अवस्था है, सबसे पहले देखा था। फिर उसके बाद हमने देखी थी क्या, जनन प्रावस्था, जनन योग्य क्षमता। फिर उसके बाद हमने देखी थी क्या, वृद्ध अवस्था या जीर्ण अवस्था। यहां तक हमने देख लिया था। अब आज हमें कुल मिलाकर बस ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बेटा जी। यहाँ पर हमारा जीवों में जनन अध्याय, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, लैंगिक जनन की। ये मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है लैंगिक जनन। अब मेन जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है लैंगिक जनन की घटनाएं। अब मैंने आपको बताया कि भैया लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सी 3 घटनाएं सर? लैंगिक जनन में ध्यान से सुनना, क्या बनते हैं सर, युग्मक बनते हैं। सर ये युग्मक क्या होता है अभी बताऊंगा। विशेष प्रकार की कोशिका जिनके जुड़ने से एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज जायगोट, और वो युग्मनज के अंदर क्षमता होती है पूरा शरीर बनाने की, है ना। ये प्रक्रिया क्या, एक नर युग्मक शुक्राणु और एक मादा युग्मक अंडाणु का जो संलयन होता है, जो फ्यूजन होता है, जो उनका जुड़ना होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन से पहले की क्या घटनाएं होंगी और निषेचन के बाद क्या घटनाएं होंगी, कुल मिलाकर ये 3 चीजें मिलकर क्या कहलाती है, लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो समझ में आ गया कि निषेचन होगा, लेकिन निषेचन से पहले क्या होगा भाई? निषेचन करने के लिए क्या चाहिए आपको? सीधा बोलेंगे सर हमें युग्मक चाहिए। मैंने कहा यानी युग्मकों का निर्माण करना है। कहा लैंगिक जनन में, ध्यान से सुनना, आंखों में आंखें डालकर फोकस करिएगा। लैंगिक जनन में होता क्या है सर, 2 विपरीत लिंग वाले जीव, एक नर और एक मादा में लैंगिक अंग होते हैं। जी हाँ होते हैं, ठीक है। और उनमें बनती हैं क्या, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स, युग्मक बोलते हैं, ठीक है। और उन युग्मकों का निर्माण होएगा। इसका निर्माण होएगा, युग्मक का जनन होएगा, युग्मक का निर्माण होएगा। युग्मक का निर्माण होएगा ना भाई। निषेचन से पहले आप क्या करोगे, युग्मक नहीं बनाओगे। हाँ सर, तो यहां पर क्या करेंगे, युग्मक जनन या युग्मक निर्माण करोगे। नर के अंदर शुक्राणु बना दिए, मादा के अंदर अंडाणु बना दिए, ठीक है। अब जरा सोचिए, नर में युग्मक बन गया, मादा में युग्मक बन गया, ओके बन गए हैं, क्या निषेचन हो जाएगा? नहीं सर, युग्मकों को भेजना भी तो पड़ेगा, उनको पास पास लाना भी तो पड़ेगा। तो फिर उसके बाद युग्मक निर्माण के बाद युग्मक को स्थानांतरित नहीं करना। यस सर, युग्मक का क्या होएगा, स्थानांतरण होएगा। इसका युग्मक का स्थानांतरण होएगा। तो पहले युग्मक बनाएंगे, फिर युग्मकों को एक दूसरे के पास पास लाएंगे। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, जब पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ये लो जी। अब सर निषेचन होने के बाद क्या बनेगा? मैंने कहा युग्मनज बनेगा। फिर वो युग्मनज क्या करेगा वो युग्मनज भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। वो भ्रूण फिर आगे चलकर जीव का निर्माण कर देगा। तो वो सारी घटनाएं क्या होगी, निषेचन के पश्चात कहलाएंगी, ठीक है। क्या क्या होएगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 3 चरणों में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटना, जिसमें 2 चीजें होने वाली है। पहला युग्मक का निर्माण, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। यही 2 चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। निषेचन पूर्व घटना में 2 अवस्थाएं आएंगी, युग्मक का जनन यानी युग्मक का निर्माण, और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, आइए बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, युग्मक जनन की, यानी युग्मक जनन यानी शुक्राणु अंडाणु है,
प्राणियों में शुक्राणु, एनिमल्स में शुक्राणु अंडाणु बोल देते हैं। पादपों में आपके नर युग्मक मादा युग्मक के अलग अलग नाम होते हैं, कभी पुमणु बोल देते हैं, कभी पुमणु बोल देते हैं, कभी आपका पराग कण के अंदर नर युग्मक बोल देते हैं। तो अलग अलग वर्ड होते हैं इसमें आपके पादपों में। अभी सिर्फ इतना सा, नर युग्मक मादा युग्मक, सिंपल वर्ड, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण युग्मक जनन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर हमें ना ये समझ में नहीं आता ये युग्मक है क्या, युग्मक का मीनिंग क्या है। सर ये युग्मक जिसको हम अंग्रेजी में गैमेट बोलते हैं, होता क्या है सर ये? तो मैंने बोला ये एक कोशिका है, एक अगुणित कोशिका होती है। कैसी कोशिका है बेटा ये एक अगुणित कोशिका होती है। सर जी अब ये अगुणित का मतलब क्या होता है, ये भी समझ में नहीं आता। आइएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये मेरी एक कोशिका है, हाँ सर ये आपकी एक कोशिका है, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, जिसमें केंद्रक है, हाँ केंद्रक है। मेरी एक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं सर? 46 है। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना, जिसमें से 23 गुणसूत्र मुझे मिले हैं किससे? पापा से, और 23 गुणसूत्र मेरे किससे आए हैं? मम्मी से। कहा? तो ये जो 23 गुणसूत्र जो पिता से आते हैं शुक्राणु में से, और 23 गुणसूत्र जो अंडाणु में होते हैं मम्मी में होते हैं, ये 23 गुणसूत्रों का समूह, इसका पूरा समूह, एक समूह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन सेट, अंग्रेजी में बोलते हैं एक सेट, हिंदी में बोला एक समूह, एक समुच्चय। ठीक है, क्या कहलाता है? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या कहलाएगा? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। अब इमेजिन करो, मेरी कोशिका में कितने हैं सर? 46 है। मेरे शरीर की हर कोशिका में कितने गुणसूत्र है? 46 है ना। अब मुझे अगर लैंगिक जनन करना है, मैं नर हूं, मुझे लैंगिक जनन करना है बालक, तो जरा सोचो मुझे क्या बनाना है सर? शुक्राणु बनाना है। मेरे अंदर शुक्राणु बनेगा, हाँ बनेगा। मेरी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र है? 46 है। और मुझे अगर शुक्राणु बनाना है, तो शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र डालने हैं? जरा सोचिए, 23 डालने हैं, क्योंकि युग्मक ऐसे होते हैं अगुणित। सो याद रखना, एक अगुणित कोशिका वो कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्रों का एक सेट मिलता है, एक समूह मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगुणित कोशिका बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मेरी कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र है वो क्या कहलाएगी? कितने सेट मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, एक मम्मी का, एक पापा का। तो ये कोशिका क्या कहलाएगी? द्विगुणित। ये कोशिका जो शुक्राणु होएगी और जो अंडाणु है, ये क्या कहलाएंगी? अगुणित। तो अगुणित कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि गैमेट्स कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है बालक? याद रखना, अगुणित होती है। हमेशा याद रखना, अगर लैंगिक जनन होगा और युग्मक बनेंगे तो युग्मक आर ऑलवेज अगुणित। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे। अब इधर देखिएगा, अगर मैं युग्मक की आकार और आकृति अगर आपसे पूछूं, देखो ये युग्मक है और ये भी एक युग्मक है। बताओ कैसे हैं आकार में? आकृति कैसी है पहले बताओ सर। आकृति गोलाकार है, आकृति गोलाकार है ना। और आकार जो है जरा देखना, बराबर है। शेप कैसी थी सर? गोल थी। साइज बराबर है। अब इधर देखो, अब बताओ सर, अभी भी आकृति तो गोलाकार है, आकृति समान है, आकृति अभी भी गोलाकार है, यानी समान बोल सकते हो। हाँ सर समान है, दोनों की समान। लेकिन आकार
साइज जो है अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। आप बोलेंगे नहीं सर शुक्राणु होता है, छोटा नर युग्मक होता है। नहीं प्रभु, छोटा अंडाणु भी हो सकता है, बड़ा शुक्राणु भी हो सकता है। जी हाँ। सो मेजर जो चीज जो हमने देखी यहाँ पर क्या देखी सर, आकृति और आकार देखा। सर यहाँ पर आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है। यहाँ पर आकृति सेम है, गोलाकार गोलाकार है, लेकिन आकार अलग अलग है। अब मैं आपसे कहता हूं, जरा देखिएगा तीसरी कंडीशन, बहुत सीधी सी। अब मुझे बताइए, आकृति भी अलग है, आकृति भी कैसी है, अलग है, और आकार भी क्या है, अलग है। आकृति भी अलग है, आकार भी अलग है, तो तीन प्रकार के युग्मक होते हैं, तीन प्रकार से युग्मक होते हैं आकृति और आकार के आधार पर। वो युग्मक जिनकी आकृति और आकार बराबर होता है, आकृति और आकार दोनों बराबर होता है। ये देखिए, ये लीजिए, आकृति भी आकार भी बराबर होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मक। क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा, आपके समान होते हैं ना, समयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये वाले, जब आकृति तो समान होएगी लेकिन आकार अलग अलग होएगा, एक छोटा होएगा एक बड़ा होएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असमयुग्मक, असमयुग्मक बोलेंगे। ये देखो, एक छोटा है और एक बड़ा है, असमयुग्मक। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन ये वाली जिसमें आकृति भी अलग है आकार भी अलग है, इसको हम बोलेंगे विषम युग्मक, विषम युग्मक, ये वाली। अब सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं, यहां मैंने हिंदी में लिख दिया है। इनको बोलते हैं आइसो गैमेट्स, इनको बोलते हैं एन आइसो गैमेट्स, इनको क्या बोलेंगे, एन आइसो गैमेट्स। और ये वाली जो कंडीशन होती है इनको हम बोलते हैं ऊ गैमेट्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, ऊ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, सो आपके कुल मिलाकर तीन प्रकार के क्या होते हैं युग्मक, आकृति और आकार के आधार पर। और ये युग्मक जो होती है कैसी संरचनाएं होती हैं बेटा, ये होती हैं अगुणित संरचनाएं होती है। याद रखना, कैसी संरचनाएं होती हैं, अगुणित संरचनाएं होती हैं। अगुणित का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अगुणित का मीनिंग क्या होता है याद रखना, जिसमें गुणसूत्र का एक समूह मिलता है, एक सेट मिलता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हर जीव के अंदर ये जो सेट जो है समान होता है कि अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे मनुष्य की बात करें तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23, और द्विगुणित कितनी है, 46 है। जैसे मेरे अंदर अभी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र हैं, 46 है। और ये कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन, अभी बताऊंगा, ये जब युग्मक उत्पन्न करती हैं तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, सो हर जीव के अंदर एक जैसी होती है कि नहीं, अलग अलग होती है। अभी डिस्कस करेंगे ये वाली चीज भी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई। युग्मक तीन प्रकार, आकार और आकृति के आधार पर। युग्मक जो है होते क्या है ये समझ में आ गया। लैंगिक कोशिकाएं होती है जो लैंगिक अंगों में बनती है। ठीक है, अगुणित होती है। ठीक है सर, डंडना डंडन, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं ये जो युग्मक जो जीव बनाएंगे उनकी लैंगिकता भी तो देखेंगे, लैंगिक अंग भी तो देखेंगे। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, जो जीव युग्मक उत्पन्न कर रहे हैं उनकी हम क्या देखने वाले हैं, लैंगिकता। युग्मक उत्पन्न करेंगे ना भाई, नर युग्मक उत्पन्न करेगा, मादा युग्मक उत्पन्न करेगी। अब जरा सोचिए, एक जीव है जिसके शरीर पर केवल एक ही लैंगिक अंग है। जैसे हम, मेरे शरीर पर लैंगिक अंग जो है वो किसके हैं, मादा के हैं क्या, नहीं ना, किसके, नर के। मादा में किसके हैं, मादा के हैं। तो हम क्या कहलाएंगे,
एक लिंगी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो हम पहले लैंगिकता किसमें देख रहे हैं? जंतुओं में देख रहे हैं। जो मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, कॉकरोच हो गया, ह्यूमंस हो गए, कॉकरोच हो गया, ठीक है। इनमें कौन सी परिस्थिति मिल रही है सर? एक लिंगिता। नर कॉकरोच अलग है, मादा अलग है, नर मानव अलग है, मादा अलग है, ठीक है। सिंपल सा था, ठीक है। नर जो होगा, जैसे मैं नर हूं, मेरे अंदर वृषण मिल रहे हैं, मैं किसका निर्माण करूंगा? नर युग्मक का यानी शुक्राणु का। इसी प्रकार मादा के अंदर क्या होएगा? अंडाशय होएगा, वो किसका निर्माण करेगी? अंडाणु का। सिंपल। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। सिंपल, बच्चों वाली चीज थी, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीज है, याद रहेगा। सिंपल सा था, कोई तकलीफ तो नहीं। अब जरा सोचिए, एक जीव जिसके ऊपर दोनों लैंगिक अंग हो, एक जीव जिसके ऊपर दोनों लैंगिक अंग हो, जिसमें वृषण भी हो, वृषण भी हो, और जिसमें अंडाशय भी हो। वृषण भी मिल रहा है, अंडाशय भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं एक जीव के अंदर। उनको हम क्या बोलेंगे सर? उनको हम बोलेंगे क्या? द्विलिंगी बोलेंगे, जिनको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। नाम से पता लग रहा है, द्विलिंगी यानी लैंगिक अंग कितने मिल रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं एक शरीर पर, एक ही शरीर पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। सर उदाहरण, भैया ये कौन है? जरा सोचिए, ये कौन है सर? ये हमने देखा है, ये हालांकि हमारी बुक का डायग्राम है, ये जानते हैं ना कौन है सर? ये केंचुआ है, अर्थवॉर्म। ठीक है। दूसरा जोंक, आपने नाम सुना होगा, जोंक, लीच बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसे जीव, ध्यान से सुनना, ऐसे जीव जो द्विलिंगी होते हैं, उन द्विलिंगी जीवों को एक और नाम दिया जाता है इंग्लिश में, याद रखना, हर्माफ्रोडाइट। याद रखिएगा, अंग्रेजी में एक शब्द दिया जाता है, क्या? हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है ऐसे जीवों को। हर्माफ्रोडाइट का मतलब याद रखना, ऐसे जीव, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ऐसे जीव जो द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। भूलिएगा मत इनको, ठीक है, याद रहेगा, नो कंफ्यूजन। चलें आगे। तो सर ये तो हमने जंतुओं में देख लिया, किसमें देख लिया है? जंतुओं में देख लिया है, एक लिंगिता और द्विलिंगिता। ये तो हमने एनिमल्स में देख लिया। अब सर प्लांट्स में, पादपों, देखिए पादपों में जो लैंगिक संरचना होती है वो कौन होती है? पुष्प होती है ना। अब सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था ना कि भैया अगर पुष्प जो होता है, पुष्प जो होता है उसमें देखिए ये कौन होता है? वर्तिकाग्र, ये होती है ना संरचना, वर्तिकाग्र, फिर लंबी सी डंडी होती है वर्तिका, फिर होता है क्या? अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये मिलकर क्या कहलाता है बेटा? स्त्री केसर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। और परागकोश और उसकी एक डंडी होती है तंतु, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं पुंकेसर। अब मैं सीधा सीधा आपसे बोलूं कि मेरे भाई एक पुष्प में सिर्फ स्त्री केसर है, सिर्फ स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है। और स्त्री केसर क्या है? मादा लैंगिक अंग है। पुंकेसर क्या है? नर लैंगिक अंग। तो सीधी सी बात है, किसी पेड़ में, ध्यान से सुनना, किसी पेड़ में, किसी पेड़ के पुष्प में सिर्फ स्त्री केसर मिलेगा तो क्या मैं उसको मादा नहीं बोलूंगा? मादा पुष्प या मादा पादप। या किसी पेड़ में, किसी पादप के पुष्प में सिर्फ पुंकेसर मिलेगा तो मैं उसको नहीं बोलूंगा नर पुष्प, नर पादप। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। तो ऐसी परिस्थिति क्या हुई? जरा सोचिए, एक लिंगिता नहीं हुई? सोचिए, एक लिंगी नहीं हुई? यस सर, एक लिंगी हो गई है। एक लिंगाश्री बोल दीजिए या एक लिंगी बोल दीजिए, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर होता है? इस वर्ड में। क्यों सर इस वर्ड में कंफ्यूजन क्यों होता है? बताता हूं, देखिए एक लिंगी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और मेजरली दिक्कत किसको आती है? एक इंग्लिश मीडियम वाले बालक को आती है समझने में। देखिए यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, है ना, इतना समझ में आ गया। एक लिंगी मीन्स यूनिसेक्सुअल। ओके सर।
अब ये जो विषम थैलेसी वर्ड है ना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डायोशियस। डायोशियस। अब इंग्लिश मीडियम वाले बालक का माथा घूम जाता है कि सर ये तो समझ में आता है, आपने अभी अभी बताया था यूनिसेक्सुअल एक लिंगी का मतलब क्या होएगा कि सर केवल एक लैंगिक अंग होगा, या तो नर या मादा। पुष्प में या तो स्त्री केसर है तो मादा पुष्प है, सिर्फ पुंकेसर है नर पुष्प है। ये तो समझ में आ गया। सर ये डायोशियस में डाई वर्ड आ रहा है, ऊपर यूनि वर्ड आ रहा है, खिचड़ी पक जाती है सर। ये याद करें कि ये याद करें, है ना? तो पहले मीनिंग समझ लेते, फिर याद कैसे करना है वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए डायोशियस को हिंदी में क्या बोला है, विषम थैलेसी। और हिंदी मीडियम का जो बच्चा है ना, उसके लिए बहुत खासियत होती है कि हिंदी के वर्ड आसानी से समझ में आ जाते हैं। देखिए सर, विषम का मतलब हमें समझ में आता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग। होता है ना, देखिए अभी अभी हमने पीछे देखा था, विषम युग्मक का मतलब अलग अलग है। एक नर है और एक मादा है, जो छोटा है वो नर है और जो बड़ा है वो मादा है ना, अलग अलग है। यहाँ पर हमने नहीं बोला कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, नहीं, यहाँ पर पर्टिकुलरली बोलेंगे छोटा नर है बड़ा मादा, छोटा नर जो है वो चलायमान, यानी अलग अलग। सो यहाँ पर हमने क्या बोला, विषम का मतलब क्या है, अलग अलग। और सर ये थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस मतलब शरीर। तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर पुष्प का अगर मैं शरीर देखूं, पुष्प की संरचना देखूं, पुष्प का अगर शरीर देखूं, तो दो अलग अलग प्रकार के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। यस सर, एक नर पुष्प है, एक मादा पुष्प है। दो अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, पुष्प के शरीर। एक नर पुष्प है, एक मादा पुष्प है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं विषम थैलेसी, अंग्रेजी में बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको ये बोलता हूं, क्या यूनिसेक्सुअल याद रखो। क्या याद रखो, यूनिसेक्सुअल याद रखो। किसमें, आपके प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल। इससे याद रहेगा मीनिंग, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लैंगिक अंग है। और डायोशियस, इशियस, इशियस जब वर्ड आए तो इसका उल्टा कर दो, यूनि का उल्टा कर दो, यूनि का दुगना कर दो या यूनि का उल्टा कर दो, डाई, तो डायोशियस। तो यूनिसेक्सुअल मींस डायोशियस। और अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक लिंगी है तो शरीर कैसा होएगा, थैलस, थैलेसी वर्ड का मतलब होता है थैलस, थैलस का मतलब होता है शरीर। तो शरीर कैसा है, अलग अलग, एक नर का है और एक मादा का है। डन, क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है। उदाहरण क्या याद रखने हैं, खजूर, मार्केंशिया, पपीता। उदाहरण मेन है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। कौन कौन, खजूर, मार्केंशिया, खजूर, मार्केंशिया, पपीता। ठीक है, याद रखना, भूल ना जाइएगा बेटा जी। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। उदाहरण से प्रश्न बनता है। दूसरा, अब इसका उल्टा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पुष्प जिसमें दोनों लैंगिक अंग हैं, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, तो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभय लिंगाश्री। वर्ड याद रखना, उभय, उभय लिंगाश्री याद रखना। यहाँ से देखो समझ में आता है, एक लिंगाश्री, एक लिंगिक अंग होगा। उभय लिंगाश्री भूल जाते हैं, उभय लिंगाश्री यानी द्विलिंगी, याद रखना, उभय लिंगाश्री यानी द्विलिंगी। और जरा सोचे, क्या अलग अलग थैलस है, क्या अलग अलग शरीर है? यहाँ तो अलग अलग क्या थे, शरीर थे, अलग अलग शरीर थे। क्या यहाँ अलग अलग शरीर है? नहीं सर, समान ही है, एक ही। क्या बोलेंगे, सम थैलेसी, समान है, पूरा का पूरा शरीर क्या है, एक ही, अलग अलग नहीं है, सम थैलेसी। सो ये चीज याद रखनी है। उदाहरण याद रखना है आपने, नारियल और कारा। नारियल आप सभी जानते हैं, कारा एक हरी शैवाल होती है। क्या होती है हरी शैवाल? पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास जब बताया था, तो आपको बताया था ना, क्लेमाइडोमोनास हरी शैवाल है। उसी तरीके से कारा जो है ये भी हरी शैवाल होती है। सिंपल से दो उदाहरण याद रख लेना, भूलना चाहिएगा। डन,
चले, तो हमने लैंगिकता देख ली है, इसमें जीवों में जो जनन करने वाले हैं, लैंगिक जनन करने वाले, उनमें हमने लैंगिकता देख ली है, युग्मक की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन कौन सा होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बोलता हूं, देखो एक शरीर है जिसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो द्विगुणित है। एक शरीर जिसकी प्रत्येक कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब 2n। आधे घंटा में 300 लोगों ने देख ली है ना। अभी अभी समझाया था ना, द्विगुणित का मतलब जिसमें 2 सेट मिलेंगे। हाँ सर, मैंने बोला एक और शरीर है जिसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो अगुणित है। शरीर कैसा है, अगुणित है। जैसे हमारा शरीर कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है। किसका होता है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, युग्मक बनाना है भाई, युग्मक का निर्माण करना है, और युग्मक का निर्माण करना है तो जो लैंगिक अंग होंगे, मान लो ये लैंगिक अंग है, इतना सा भाग जो है वो इस शरीर का लैंगिक अंग है। डन, इतना सा भाग लैंगिक अंग है। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से तसल्ली से समझा रहा हूं, ये सोचकर कि आप पहली दूसरी कक्षा के बालक हैं। ठीक है, ये लैंगिक अंग है, जैसे हमारे अंदर शरीर में लैंगिक अंग होता है, ये लैंगिक अंग, इधर ये लैंगिक अंग है। अब लैंगिक अंगों के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करके युग्मक बनाती। अब ध्यान से सुनना, विभाजन होते हैं 2 प्रकार का, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। मुझे बताइए, युग्मक जो बनता है वो हमेशा अगुणित होता है। मान लो ये दोनों के दोनों नर है, मान लो ये दोनों शरीर जो है नर है, या मादा बोल लो भाई, शुक्राणु की जगह अंडाणु दिखा दूं है। युग्मक अभी अभी मैंने आपको बताया था हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। अब आप मुझे बताइएगा, एक द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाना, एक अगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाना है। मिल गया माथा, क्या बोला, एक द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाना है, एक अगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाना है, क्योंकि युग्मक हमेशा अगुणित होएगा। अब आप मुझे बताएं, विभाजन होता है एक समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। इमेजिन करो अंदर क्या था, गुणसूत्रों का समूह था ना, था कि नहीं था, था ना। कितने समूह थे सर, 2 थे। एक कर दिया, एक कम कर दिया, आधा कर दिया ना। यहाँ पर गुणसूत्रों का सेट कितना था, समूह 1 था ना। यहाँ पर भी कितना है, समान रखा ना है। तो जरा सोचिए, ये सूत्री वर्ड कहाँ से आया, गुणसूत्र से। सूत्री वर्ड कहां से आया, गुणसूत्र से। और अर्ध का मतलब आधा, सम का मतलब समान, यानी एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, समसूत्री, जिसमें आधी हो जाएगी, अर्धसूत्री होएगा। तो बेटा जी याद रखना है आपने कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो विभाजन दोनों तरीके का हो सकता है, समसूत्री भी हो सकता है, अर्धसूत्री भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, युग्मक पर, नहीं शरीर पर। युग्मक सदैव दिमाग में ठूस लीजिएगा इस चीज को, युग्मक हमेशा कैसा होएगा, अगुणित होएगा। डिपेंड करता है शरीर कैसा होएगा, उसके अनुसार विभाजन होएगा। अगर शरीर है द्विगुणित तो होएगा अर्धसूत्री विभाजन, और अगर शरीर अगुणित होएगा तो कैसा होएगा, समसूत्री विभाजन। बोलिए, इतनी सी बात समझ में, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीज है, नॉर्मल सी चीज है। अब सर ये वाली कंडीशन किस में मिलती है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो हमें पता ही है, हमारे अंदर तो मिलती है ना। मनुष्यों में ये वाली परिस्थिति मिलती है, ये हमें समझ में आ गया है। अब आप ये भी बता दीजिए, ये परिस्थितियां मिलती किस में है। मनुष्य क्या है सर, प्राणी है। मनुष्य कौन है, प्राणी है, एनिमल है। जी हाँ, मनुष्य किस श्रेणी में आता है, प्राणियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मनुष्यों में ये वाली कंडीशन है, यस मनुष्यों में ये वाली कंडीशन है ना। जितने भी कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मेंढक, ये सब कुछ जो होते हैं, मछलियां, उन सभी में ये कंडीशन होती है। और किस किस में होती है, अब इधर देखिएगा,
देखिए 11वीं कक्षा का एक सिंपल सा अध्याय है जिसका नाम है जीव जगत या जीव जगत का वर्गीकरण। आपको आर.एच. विट्टेकर नाम याद आ रहा होगा, आर.एच. विट्टेकर याद आ रहा है। 5 जगत दिए थे, कौन कौन से थे याद करो। सर मोनेरा याद आ रहा है, जिसमें जीवाणुओं को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को, है ना। प्रोटिस्टा एकल कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोट होते हैं। अभी अगर ऊपर से जा रहा है टेंशन ना लीजिएगा, सब आएगा। प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद कवक, इनको हम फंजाई बोलते हैं, फफूंदी, फंगस बोलते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। 3 जगत हो गए। चौथा मैंने यहां लिख दिया है, कौन सा? प्राणी, प्राणी जगत होता है। 4 जगत हो गए। एक और जगत है जिसका नाम है प्लांटी, पादप जगत, है ना। अब पादप जो होते हैं मेरे भाई, उनको 5 भागों में हम बांटते हैं। ध्यान से सुनना, जितने भी प्लांट्स उन सभी को हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना। एक है थैलोफाइट, एक ब्रायोफाइट, एक थैलोफाइट, एक ब्रायोफाइट, एक है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो बेटा ये 5 भागों में बटे होते हैं। कौन? आपका पादप जगत, वनस्पति जगत। फोकस करना इधर, ध्यान से सुनना। क्या बोला? 5 जगत है इस पृथ्वी पर आर.एच. विट्टेकर के अनुसार। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्राणी और प्लांटी, पादप। पादप जगत को हम 5 समूह में बांटते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। सो आपने याद रखना है, मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में, कवक जगत में और वनस्पति या पादप जगत के पर्टिकुलरली कौन सा समूह? थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में ये कंडीशन मिलती है। जबकि वनस्पति जगत के ही कौन सा भाग? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, इन पादपों में ये कंडीशन और प्राणियों में भी ये कंडीशन मिलती है। तो याद रखना विभाजन कौन सा होता है, या तो अर्धसूत्री या समसूत्री, डिपेंड करेगा किस पे? कि शरीर कैसा है। इन जीवों में शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। और इन जीवों में शरीर कैसा होता है? द्विगुणित होता है। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46 थी। हमें युग्मक उत्पन्न करना है तो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। घरेलू मक्खी जो होती है, हमारे घर में जो मक्खियां हमें दिखाई देती हैं, उनमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, तो युग्मक की संख्या कितनी हो जाएगी? सर 6 हो जाएगी। चूहे में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 21 है, तो द्विगुणित कितनी हो जाएगी? सर 42 हो जाएगी। खुद भी कर सकते हैं। कुत्ते में 78 है, तो इसका आधा कर दीजिएगा, 39 हो जाएगी। बिल्ली में 19 है, तो यहाँ पर 38 हो जाएगी। मतलब यहां से यहां आधा, यहां से यहां दुगना। 8 का आधा 4, 630 का 1260। ओफियोग्लोसस। सेब के अंदर 34 है, 17, 12, 24, 20, 10, 24, 48, 380 हो जाएगी। मतलब यहां से यहां आधा, यहां से यहां दुगना। 8 का आधा 4, 630 का 1260। ओफियोग्लोसस। सेब के अंदर 34 है, 17, 12, 24, 20, 10, 24, 48, 380, 190, 8, 16। देख लीजिएगा कोई गलती तो नहीं है। यहां से आधा, 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 आधा। मैं देख लेता हूं, कई बार गलती कर दूं तो। आधा, 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 आधा और आधा, बिल्कुल सही है। सो कुल मिलाकर ये जो था, इसमें सिर्फ इतना समझाना था। तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या इन जीवों में इतनी है और अगुणित इतनी होती है। ये मैं पहले भी कई बार बताया है। एनसीईआरटी जो होती है ना, उसमें कई बार मॉडिफिकेशंस होते हैं।
पुरानी एनसीईआरटी में एक मिस्टेक दे रखी थी जो मैंने आपको बताई भी होगी शायद, अगर नहीं बताई ध्यान से सुनना। पुरानी एनसीईआरटी में एक मिस्टेक दे रखी थी क्या कि यहां पर ना बेटा 16 दी हुई थी, यहां पर संख्या पहले की एनसीईआरटी में कितनी दे रखी थी 16, उस हिसाब से यहां कितनी हो जाती 32 हो जाती है ना। सो ये नई एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या प्याज में कितनी होती है 16 और अगुणित कितनी होती है 8, याद रखना। पहले की एनसीईआरटी में मिस्टेक थी, उल्टा कर रखा था, अगुणित 16 दे रखी थी, द्विगुणित पूछी थी, याद रखना। अगुणित कितनी है 8 है और द्विगुणित कितनी है 16 है, याद रखना। ये था आपका सिंपल सा बिंदु। आशा करते हैं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे सर? लैंगिक जनन की घटनाएं। मैंने कहा लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी थी 3 थी। मैंने कौन कौन सी? एक निषेचन से पहले की, निषेचन से पहले की क्या कहलाती है? निषेचन पूर्व घटना, है ना। निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं हो रही थी। क्या? पहले तो युग्मक का निर्माण करो, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? इन युग्मकों का स्थानांतरण नहीं करेंगे। मैंने कहा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आइए अब इन युग्मकों का क्या करने वाले हैं? स्थानांतरण करने वाले हैं। देखिए युग्मकों के अगर स्थानांतरण की अगर मैं बात करूं तो बेटा पर्टिकुलरली जंतुओं में ध्यान से सुनना, जंतुओं में जो उच्च जंतु होते हैं, जैसे हमारे स्तनधारी हो गए, स्तनधारी जिनको हम बोलते हैं, मैमल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, और हमारे मछलियां हो गई, सीज बोला जाता है, उभयचर हो गए हैं, उभयचर हो गए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, पक्षी हो गए हैं, सरीसृप हो गए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन और फिशेस, ठीक है। मछलियां, उभयचर, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप। क्या होता है ध्यान से देखिएगा बेटा, इन जीवों में ना जो नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक वो तो चलायमान होता है, और मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक जो होता है वो कैसा होता है? अचल होता है। मादा युग्मक कैसी होती है? अचल होता है। और नर युग्मक कैसा होता है? चल होता है। ये चल सकता है। सर ये किसमें चलता है? एक द्रव्य में जिसका नाम होता है वीर्य। तो नर जो होता है वीर्य का निर्माण करता है। उस वीर्य में ये नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं ये तैर सकते हैं और किसके पास पहुंचते हैं? मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं और फिर निषेचन होता है। वहीं यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन जीवों में होता है, यहां पर भी नर युग्मक चलायमान है, मादा युग्मक अचल, यहां पर भी होता है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं युग्मक का स्थानांतरण शरीर से बाहर होता है। कहां पर? एक माध्यम में, जो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है, यानी शरीर से बाहर होता है इनका निषेचन, जो अभी हम देखेंगे। इनमें कहां होता है? शरीर में अंदर होता है, इनमें कहां होता है? शरीर के बाहर होता है। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात आपने समझनी है क्या कि जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण अगर करना है तो जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण शरीर से बाहर होएगा, इनमें शरीर के अंदर होएगा, इनमें एक तरल में होएगा। यहां पर उस तरल का नाम है वीर्य, यहां पर किस में होएगा? एक तरल में होएगा, और वो तरल कौन है? जल है। जल। डन, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहां पर नर वीर्य बनाएगा, उसके अंदर तैरते तैरते जाएंगे कौन? युग्मक। किसमें? मादा शरीर में जाएंगे और युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाएंगे। यहां पर भी सेम टू सेम निकलेंगे बाहर, किसमें? एक माध्यम में। अब की बार कोई वीर्य नहीं है, बाहर निकाल दिए जाएंगे। कहां पर? माध्यम में। चल, ये तो बात होगी जंतु की। अब अगर मैं पादपों की बात करता हूं तो पादपों में जो प्रक्रिया मिलती है उसका नाम होता है, लिखा हुआ है क्या? परागण। आप अच्छे तरीके से जानते हैं पॉलिनेशन, कि कीट भी हो सकते हैं, कीड़े भी हो सकते हैं, हवा भी हो सकती है, वायु भी हो सकती है। ये आप पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसमें, है ना, कि कीड़े भी ले जा सकते हैं,
आपका हवा भी ले जा सकती है, जल भी ले जा सकता है। किसको? पराग कणों को, जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं। याद रखना, पराग कण नर युग्मक नहीं होता है। अब इस ध्यान से सुन लेना, बाद में आएगा। पराग कण, पोलन ग्रेन्स नाम सुना है, उसके अंदर होते हैं क्या? नर युग्मक, जो स्थानांतरित होते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी पुष्प में भी हो सकते हैं। सो कुल मिलाकर पादपों में युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है वो हवा भी कर सकती है, जल भी कर सकता है, याद रखना, और वायु भी कर सकती है। प्रक्रिया क्या कहला रही है? परागण कहला रही है। डन, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सी बात थी। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है निषेचन। निषेचन का मीनिंग हमें सर अच्छे से समझ में आ गया। निषेचन का मतलब क्या होता है? जब एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज्ड होता है। एक नर युग्मक के अंदर जो गुणसूत्र है वो मादा युग्मक के गुणसूत्रों के साथ जब जुड़ जाते हैं, सो क्या बनता है? एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज। अब बात आ रही है, सर ये निषेचन होएगा कहां पर? क्या ये शरीर से बाहर होएगा, शरीर से अंदर होएगा? तो मैंने सीधी सी बात बोली कि भैया निषेचन जो है ये दो प्रकार का है। पहला है बाह्य निषेचन, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है अंतः निषेचन, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। भैया बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन कहां होएगा? शरीर से बाहर। सिंपल, शरीर से बाहर होगा क्या? निषेचन। सिंपल। अब शरीर से बाहर कहां होएगा? एक माध्यम में होगा। वो माध्यम क्या होता है? जल होता है। वो माध्यम क्या होता है? जल होता है। जिसके अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। वो माध्यम भी क्या होता है? जल होता है। जिसमें क्या होता है? निषेचन होता है। सर किस में मिलता है? मैंने अभी आपको बताया था, मछलियों में मिलता है। मछलियों में मिलता है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। पर्टिकुलरली कौन सी मछलियों में, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। कौन सी? अस्थिल मछलियों में। सर ये अस्थिल मछलियां कौन सी होती हैं? अस्थिल मछलियों में वर्ड आ रहा है अस्थि। अस्थि एक ऐसी मछली जिसमें बोन्स होती हैं। क्या सर सभी में नहीं होती है? नहीं, कईयों में उपास्थियां होती हैं, कार्टिलेज होता है। सर समझ में नहीं आ रहा, देख इधर देख, अपने हाथ को अपने नाक पर लगाओ, लगा रहा है। आगे वाले पार्ट को हिलाना, हिल रहा है? हाँ सर हिल रहा है, हिल रहा है ना? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? ठोस है कि तरल है कि गैस है? सर सॉलिड है, लेकिन फ्लेक्सिबल है, हिल रहा है। थोड़ा सा पीछे पकड़, हिला, नहीं हिल रहा। ठोस है, बहुत ज्यादा ठोस है। ठोस ये भी है, ठोस ये भी है, लेकिन ये लचीला है, ये लचीला नहीं है। ये अस्थि है, ये उपास्थि है। तो ऐसी मछलियां जिनके अंदर कंकाल जो होता है किससे बना होता है? अस्थियों से, बोन से, उनको हम बोलते हैं अस्थिल मछलियां। और जिनके अंदर उपास्थियों से बना होता है उनको हम बोलते हैं उपास्थिल मछली। ठीक है, सो पर्टिकुलरली याद रखना कि अस्थिल मछलियों में क्या मिलता है? बाह्य निषेचन। और इसके अलावा जो उभयचर है, एम्फीबियंस, जैसे मेंढक, सभी जानते हैं अच्छे तरीके से है, तो इनमें क्या मिलता है? बाह्य निषेचन मिलता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। निषेचन कहां होगा? शरीर से बाहर। किसमें? एक माध्यम में। किसमें? जल में। नर और मादा अपने युग्मकों को बाहर जल में डाल देंगे, वहां पर निषेचन हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे, निषेचन बाहर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। जीव का विकास कहां होगा? बाहर ही होएगा, शरीर के अंदर नहीं हो रहा। तो दिमाग लगाएं, बुद्धि का इस्तेमाल करें और जरा सोचिए, क्या वो उस जीव के जीने की क्षमता जो होगी, जीवन यापन करने की क्षमता जो होगी, उत्तरजीविता जो होगी, ज्यादा होगी है? या वो अपने शिकारियों के संपर्क में आ सकता है? आ सकता है। कुछ सोचिए, एक निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, हाँ। बाहर हो रहा है, अरे किसको क्या लेना देना? इस नर और मादा जो जनक है उन्होंने तो बाहर निकाल दिए, देखा जाएगा, जिसका होना होगा निषेचन हो जाएगा अपने आप। हमने तो निकाल कर डाल दिया बाहर, है? हो जाए भाई निषेचन। तो कहीं ना कहीं हम यही तो बोलेंगे ना, कहां पर है उत्तरजीविता? जीवन यापन करने की उत्तरजीविता कहां ज्यादा होगी? यहां नहीं, यहां पर अपने प्रेडेटर, अपने शिकारी के संपर्क में आ सकता है और वो जीव खाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अंतः निषेचन की अगर मैं बात करूं तो निषेचन होएगा कहां पर? शरीर के अंदर होगा।
कहां पर होएगा? शरीर के अंदर होएगा। जैसे शरीर सर्प हो गए हैं, जैसे आपके पक्षी हो गए हैं, जैसे आपके स्तनधारी हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर उत्तर जीविता जो है जीवन यापन की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है। प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है क्या? यस सर, प्रोटेक्शन मिल रही है ना। तो आंतरिक निषेचन जो है वो बाह्य निषेचन से थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी चीज है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझा दिया। दंडना दंडन उदाहरण याद रखना। सरीसृपों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। मादा शरीर के अंदर होता है निषेचन, और यहाँ पर शरीर के बाहर होता है निषेचन। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके बाद आता है निषेचन खत्म। अब इसके बाद क्या आएगी? निषेचन पूर्व घटना। अब क्या आएगी? निषेचन पश्चात घटना। पूर्व तो हो चुकी है, पूर्व हो गई। हाँ सर, युग्मक बनाए थे, युग्मक स्थानांतरित कर दिया, फिर निषेचन करा दिया। अब निषेचन के बाद क्या होगा? सर निषेचन के बाद क्या होगा? सर युग्मनज बनेगा, और फिर वो युग्मनज भ्रूण का निर्माण करेगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, युग्मनज बनेगा और युग्मनज भ्रूण का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? युग्मनज की। पहला प्रश्न तो यही, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, कैसा होएगा ये? हमेशा द्विगुणित होएगा, हमेशा ऐसा होएगा, द्विगुणित होएगा। क्यों सर? क्योंकि प्रभु आप मुझे बताएं, ये युग्मनज किससे बनता है? युग्मक के चलने से। जब बेटा हमेशा युग्मक अगुणित है, तो दो युग्मक जब हमेशा जुड़ेंगे तो हमेशा द्विगुणित ही तो बनेगा ना। कौन? युग्मनज। तो याद रखना, युग्मनज हमेशा द्विगुणित होगा और युग्मक हमेशा अगुणित होंगे। दो अगुणित युग्मक जब जुड़ेंगे तो हमेशा द्विगुणित क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। याद रखना, भूलना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इस युग्मनज को हम क्या बोलते हैं? दो पीढ़ियों के बीच की संयोजी कड़ी। दो पीढ़ियों के बीच की संयोजी कड़ी। सर जी क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है सर इसका? दो पीढ़ियों के बीच की संयोजी कड़ी, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइएगा। मेरे मम्मी पापा, ठीक है, एक पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, मैं उनकी अगली पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मम्मी पापा और मेरे बीच में क्या कनेक्शन बैठा था? मम्मी पापा से क्या बना था? युग्मनज ही तो बना था। और उस युग्मनज से मैं बना था, नहीं बना था। तो दो पीढ़ियों के बीच की कड़ी कौन है? कौन कनेक्ट कर रहा है दो पीढ़ियों को? सर ये युग्मनज। भाई जरा सोचिए, अगर युग्मनज नहीं होएगा तो अगली पीढ़ी आएगी नहीं सर। अगली पीढ़ी अगर लानी है, अगला जीव उत्पन्न करना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? युग्मनज। तो युग्मनज दो पीढ़ियों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, संयोजी कड़ी होता है। याद रखना, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपल सा, हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित होता है। दो पीढ़ियों के बीच की कैसी क्या होता है? संयोजी कड़ी होता है। कौन? युग्मनज, जायगोट। याद रखना। अब ये युग्मनज क्या करेगा? विभाजन करेगा, और विभाजन करके भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव बोलेंगे। तो प्रभु भ्रूणोद्भव का मतलब क्या था? कि जब युग्मनज जो एक कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, ये विभाजन करके इसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? भ्रूणोद्भव बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात आ रही है बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो भ्रूण जो है, इसका विकास कहां पर हो रहा है? ये जो भ्रूण जो बन रहा है, विभाजन से जो भ्रूण बन रहा है, इसका विकास कहां हो रहा है? क्या इसका विकास शरीर के अंदर हो रहा है, या इसका विकास शरीर के बाहर हो रहा है? ध्यान से सुनना, क्या बोला? ये जो भ्रूण जो बन रहा है, इसका विकास कहां हो रहा है? क्या ये शरीर से बाहर एक अंडे के अंदर हो रहा है, क्या ये शरीर के अंदर ही हो रहा है?
तो इस आधार पर हमारे जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों, याद रखना, अंडप्रजक, और एक होते हैं सजीव प्रजक। एक होते हैं अंडप्रजक और एक होते हैं सजीव प्रजक। अंडप्रजक को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवीपेरस और सजीव प्रजक को हम बोलते हैं विविपेरस। वो जिनमें भ्रूण का विकास शरीर से बाहर, क्या बोला? भ्रूण का विकास शरीर से बाहर अंडे में होता है। कहां पर होता है? शरीर से बाहर होएगा और अंडा दे देगी एक मादा। मादा ने क्या किया? देख, मैं सपोज एक मादा हूं, मैं एक मान लो मुर्गी हूं, ठीक है, ठीक है, मैं एक मादा हूं, मुर्गी हूं। मेरे अंदर क्या हुआ? युग्मनज बन गया। निषेचन कहां हुआ? शरीर के अंदर हुआ। भाई मुर्गी क्या है? पक्षी है ना। पक्षियों में निषेचन कहां हो गया? शरीर के अंदर हो गया। ठीक है सर, अंदर क्या बन गया? युग्मनज बन गया। अब वो युग्मनज भ्रूण बना रहा था, उस भ्रूण के ऊपर मैंने एक आवरण चढ़ा दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो भ्रूण किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण के अंदर जो था, जो क्या बन चुका है? एक अंडा बन चुका है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब वो भ्रूण जो है वो विकास कर रहा है किसके अंदर? अंडे के अंदर। कहां? शरीर से बाहर। ऐसे प्राणियों को हम क्या बोलेंगे? अंडप्रजक, जो अंडा देते हैं, जो शिशु नहीं पैदा करते। क्या पैदा कर रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं अपने शरीर से? अंडा निकाल रहे हैं। उस अंडे में भ्रूण का विकास शरीर से बाहर हो रहा है, अंडप्रजक है। और सजीव प्रजक क्या होंगे भाई? जिसमें बताने की जरूरत है, भ्रूण का विकास कहां होएगा? शरीर के अंदर होएगा, जो शिशु को जन्म देंगे। इसको जन्म देंगे, शिशु को जन्म देंगे। अब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सी बात है यार, खुद जरा इमेजिन करिए, एक जीव जिसने अंडा दे दिया, एक जीव जिसके अंदर विकास हो रहा है, कहां पर शिकारी की नजर में आ सकता है और शिकारी उसको खा सकता है? यहाँ ना। तो जीवन यापन की जो उत्तरजीविता है, यहां पर ज्यादा कि यहां ज्यादा? यहां ज्यादा, यहां पर कम है। सीधी सी बात है, बाहर विकास हो रहा है किसका? भ्रूण का। ठीक है। तो कब तक उसको सुरक्षा देगा? यहाँ पर इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पक्षी अंडे देते हैं, भोजन की तलाश में चले जाते हैं, उनके अंडे पीछे से आकर शिकारी खा जाते हैं ना। तो यहाँ पर तो नहीं होएगा ना, क्योंकि विकास कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर हो रहा है। बाद में शिशु को क्या दिया जाएगा? जन्म दिया जाएगा। तो सर ये किसमें मिलता है मेरे भाई? सजीव प्रजकता किसमें मिलती है और अंड प्रजकता? अच्छा, इसको जरायुज भी बोला जाता है। याद रखना, ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? जरायुज भी बोला जाता है, भूलना चाहिएगा। ठीक है। सो ये किसमें मिलता है बेटा जी? याद रखना आपने अच्छा, ये किसमें मिलता है? उभयचर में, सरीसृप में, पक्षियों में। ये परिस्थिति किसमें मिलती है? उभयचर अंडा देते हैं, हाँ। सरीसृप में और पक्षियों में। ठीक है जी। मछलियों में भी होता है। तो कुल मिलाकर मेजर जो है, चारों में ही क्या मिल रहे हैं? अंडप्रजक स्तनधारी जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं वो कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। याद रखना, भूलना चाहिएगा। ठीक है। स्तनधारी यानी मैमल्स क्या होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। अपवाद याद रखना, स्तनधारियों का दो अपवाद याद रखने हैं। एक है प्लेटिपस और एक है एकिडना। याद रखना, क्या ये दो ऐसे स्तनधारी हैं, दो ऐसे मैमल्स हैं। स्तनधारी का मतलब जिनमें स्तन ग्रंथियां होती है। जैसे मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथि है, आप बोलेंगे सर हाँ, नर में भी स्तन ग्रंथि होती है, मादा में भी होती है।
विकसित किस में होती है? मादा में होते हैं, अपने बच्चे को दुग्धपान कराने के लिए। मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथियां, आप में भी है, हर किसी में, स्तनधारी में हर किसी में स्तन ग्रंथियां होंगी। विकसित किस में होंगी? मादा में होंगी, अपने बच्चे को दुग्धपान कराने के लिए। सो स्तनधारी जिनमें स्तन ग्रंथियां होंगी, सभी स्तनधारी कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। लेकिन ये दो अपवाद याद रखना, ये दो जो है भूलना जाइएगा, ये दो जो है कैसे होते हैं प्रभु? ये होते हैं, याद रखना, अंड प्रजक। दो ऐसे स्तनधारी जो कैसे होते हैं? अंड प्रजक होते हैं। भूल ना जाइएगा, याद रखिएगा। ये तो हमने देखा है जंतुओं में भ्रूणोद्भव। अगर पादपों की बात करें, बहुत सिंपल सी है ये। आप वैसे तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात है कि भैया आपने स्त्री केसर अभी नाम सुना? हाँ, नाम सुना सर। स्त्री केसर में ये क्या था सर? वर्तिकाग्र था, वर्तिका था, अंडाशय था। इस अंडाशय के अंदर क्या मिलता है? बीजांड मिलता है। और कौन आता है परागकण होने के बाद? परागकण आता है। परागकण से पराग नलिका निकलती है, वो इसके अंदर जाती है। अंदर एक संरचना मिलती है भ्रूण कोश, उसके अंदर नर युग्मक को छोड़ देती है। फिर संलयन वलयन हो जाता है, यानी निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज जब बन जाता है तो ये बीजांड बीज में बदल जाता है और ये अंडाशय फल में बदल जाता है। सिंपल सा। नहीं समझ में आया? टेंशन ना लीजिएगा। ये सारा का सारा आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये था बेटा सिंपल सोबर तरीके से ही आपका चैप्टर, जिसका नाम था जीवों में जनन। कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको बता दी हैं, एक एक चीज आपको समझा दी है। अब समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई जीव एक लिंगी है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज में लेंगे? समयुग्मकी, उभय लिंगाश्री, एकल लिंगाश्री, विषम युग्मकी। कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे एक लिंगिता के लिए? दूसरा प्रश्न, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलिप्लॉइड, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, अगुणक। कैसे होते हैं आपके युग्मक? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलिप्लॉइड। अगला प्रश्न बच्चों, मानव युग्मकों में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 21, 23, 44, 46। युग्मकों में पूछा है। मनुष्य के जो युग्मक होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 21 मिलते हैं, 23 मिलते हैं, 44 मिलते हैं, 46 मिलते हैं युग्मकों में। अगला प्रश्न, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, भ्रूणोद्भव। जब निषेचन कहाँ होगा? शरीर से बाहर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न, अंड प्रजक इनमें से कौन कौन है? अंड प्रजक कौन है? सरीसर्प यानी सर्प यानी सांप,
मगरमच्छ ये भी सरीसृप है, मुर्गी ये पक्षी है। इनमें से सभी कौन है अंड प्रजक? अंडे कौन देगा? चलिए जी, ये थे आपके बेटा जी 5 प्रश्न। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है, एकल लिंगाश्री का उपयोग किया जाएगा। उभय लिंगाश्री का मतलब द्विलिंगी होती है। समयुग्मक का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लिंगिता पूछ रहे हैं, तो एक लिंगाश्री। दूसरा, युग्मक सामान्यतः कैसे होते हैं भैया? हैप्लॉइड होते हैं। एक गुणक का मतलब एक सेट मिल रहा है किसका? गुणसूत्रों का, हैप्लॉइड। तीसरा, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 है। नेक्स्ट, जब युग्मक संलयन शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। आखिरी, अंड प्रजक कौन कौन है बेटा? सांप भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, मुर्गियां भी अंडे देती हैं, सरीसृप पक्षी सारे के सारे। आंसर इज डी। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन। हमने कंप्लीट किया आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे, हौले हौले एक एक चीज आपको समझाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। मिलेंगे नेक्स्ट आपके अध्याय में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।